हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स, ए यूनिट ऑफ KCZ। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, आप लोगों से मैंने बोला था कि कोई टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आपको नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दो, उसका वीडियो बना दूंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं डेप्रिसिएशन टॉपिक पे, जिसने नहीं देखा देख सकता है। आज का जो वीडियो है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख देना, उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मे बी इसको 2 या 3 सेशन में हम डिवाइड करेंगे। आज पहला सेशन है। 2-3 सेशन में डिवाइड करने के बाद जब आप ये सारा टॉपिक पढ़ लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, लेकिन ना के बराबर चांसेस हो जाएंगे आपके एमसीक्यूज जो हैं गलत होने के। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज वगैरह सब लाने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और एक चीज, इसकी जो PDF है आपको हमारी ऐप जो है किड्स कॉमर्स जोन, ऐप नहीं, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। तो टॉपिक का नाम आपके सामने, कंसेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? मैं भी कमाना चाहता हूं, आप भी कमाना चाहते हैं, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए काम नहीं करती, जिनको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद जो है पैसा कमाना नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या लगता है आपको कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाती? यस, कमाती हैं, पैसा उनके पास भी आता है, लेकिन वो जैसी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी तरह ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाती। अच्छा, कहने को तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मुनाफा तो उनको भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल सोसाइटीज़ जो हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो यही लोग कमाते हैं। कहते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट, भाई हम तो सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा तो ये भी कमाते हैं। हाँ, इनको एक तमगा दे दिया गया, भाई ये सर्विस के लिए, सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, तो ये प्रॉफिट नहीं बनाते, हालांकि सबसे ज़्यादा पैसा तो वही लोग ऐंठते हैं। तो खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जिनका मकसद क्या होता है कि सोशल सर्विस देना। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जिनका जो मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी, आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना है, सेवा करना है, उनको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल्स के तौर पर क्लब्स हो गए, एजुकेशनल सोसाइटीज हो गई, हालांकि सबसे ज़्यादा डाका तो यही एजुकेशन सोसाइटीज ही डालती हैं, स्कूल, कॉलेजेस, और इवन कि हम लोग भी, हमें भी इन्वॉल्व कर लो। भाई आप बोलोगे सर ने अपना नाम नहीं लिया, तो खैर, तो ये आ गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, तो ये सारी कहलाती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ये अलग क्यों हैं? क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है ना, मेन जो उनका मकसद है, मतलब जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, निशाना, इनका भी निशाना क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इनका जो मेन एम है वो पैसा कमाना नहीं है, जैसा कि बाकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। अब आते हैं, देखिए, पूरा रायता मैंने फैलाना नहीं है, मेन चीजें आपको बतानी है, ऐसी चीजें बतानी जिससे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, बस इतना हो जाएगा। आपका एमसीक्यूज से मतलब है वो हो जाएंगी। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज निकलेंगे, वो मेरी गारंटी है। चलिए, अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। पहला, मेन एम इज सर्विस। पहला जो इसका मेन एम है, जो मेन एम इसका है वो है, भैया हम तो सर्विस करने आए, हम पैसा कमाने नहीं आए, तो मेन एम है कि सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा, प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, भाई इनका मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, सो प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव। तीसरा, सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। देखिए,
जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं। अब जो सरप्लस बचता है, सरप्लस का मतलब क्या होगा कि अगर इनको प्रॉफिट हुआ, जिसको हम प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस कहते हैं, कहां से होगा भाई, इनकी कोई ना कोई सोर्स तो होगा पैसा आने का, और खर्चा भी ये करते होंगे। तो जो बच गया हुआ पैसा, जिसको हम सरप्लस बोलेंगे, वो सरप्लस जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो ओनर है या पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये अपना सरप्लस को अपने जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। सो सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। सेपरेट एंटिटी, भाई जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सेपरेट होती हैं, आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा कि ओनर अलग और बिजनेस अलग, वैसे ही मेंबर्स अलग और जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी क्लब्स हैं वो अलग होता है। यानी जो आपका एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग एंटिटी है एज कंपेयर टू इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट, मेजर फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस। भाई इनके पास पैसा कहाँ से आता है? देखिए, पैसा डोनेशन से आता है, पैसा ग्रांट से आता है, गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, पैसा सब्सक्रिप्शन से आता है, मेंबरशिप फीस होती है उससे आता है। जो पैसा आना, जहाँ से पैसा आया और जहाँ पैसा यूज़ किया, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो इनका मेजर फंड्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस है, उसमें यही है कि पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा आने के क्या है, डोनेशंस आती हैं। जैसे एनजीओज होते हैं तो इनको क्या होती है, डोनेट करते हैं लोग, डोनेशन देते हैं। गवर्नमेंट से ग्रांट्स आती हैं, मेंबरशिप फीस होती है इनकी। तो पैसा जो फंड्स का अरेंजमेंट है यहाँ से हो जाता है इनको। तो मेजर फंड्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो बाकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साल के एंड में क्या बनाती हैं, 3 चीजें मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या बनाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आज के सेशन में मेरा फोकस जो रहने वाला है वो रहने वाला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आज हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट मतलब फंड्स, मनी, पैसा रिसीव करना, और पेमेंट जो पैसा रिसीव किया उसको खर्च करना, दैट इज पेमेंट। तो दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 ही चीजें रिकॉर्ड होंगी, नंबर 1 रिसिप्ट, नंबर 2 पेमेंट। कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारी कैश बुक की तरह है। आपको याद होगा कैश बुक एक टॉपिक है, आप सबने पढ़ा है, फाइनेंस में भी पढ़ा था, इसमें भी है शायद, कि एक तरफ जो है हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, रिसिप्ट्स यानी जो पैसा हमारे पास आया, और एक तरफ हम क्या लिखते हैं, पेमेंट। तो कुछ हमारी कैश बुक की तरह ही है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ 2 चीजों को रिकॉर्ड करता है, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। और रिसिप्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की रिसिप्ट्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स की पेमेंट्स होंगी, वो रिकॉर्ड करता है। तो बढ़ते हैं इस पे, थोड़ा डिटेल पे बात कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, जिन चीजों को मैं अंडरलाइन करूंगा उन पे आपने खास ध्यान रखना है, वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। सबसे पहले क्या है भाई, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट वो होता है जो किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एसेट्स की। अब रिसिप्ट किस में होगी, रिसिप्ट किस में होगी भाई, सबको पता है रिसिप्ट्स 2 ही तरह की रिसिप्ट्स हो सकती है, या तो कैश से या फिर चेक से। और पेमेंट भी कैसे होगी, वो भी 2 ही तरह से हो सकती है। कैसे, वो भी कैश से या बाय चेक पेमेंट होगी। तो भाई जो रिसिप्ट और पेमेंट है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो चाहे चेक से हो, है तो एसेट ही। और एसेट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कहां रिकॉर्ड होती हैं, रियल अकाउंट। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन सा है। तो याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ कैश की बात की जाती है, कैश का आना और कैश का जाना। तो जब कैश की बात आएगी तो वो आपका एसेट है, और एसेट किस अकाउंट के अंदर आता है, वो आता है रियल अकाउंट के अंदर। तो पहला आपने ये पॉइंट याद रखना है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट शोइंग, इसमें क्या शो होता है, समरी ऑफ ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। अभी मैंने कहा रिसिप्ट किस फॉर्म में होगी, कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, पेमेंट भी किस फॉर्म में होगी, कैश की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में। तो जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं जो उस अकाउंटिंग पीरियड में हुई, वो सारी की सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। किस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूं। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो हमारी डेबिट साइड है,
इसमें सारी रिसिप्ट्स बताई जाती हैं, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं डेबिट साइड में। और शुरुआत कहां से करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस किसका? एक आपके पास कैश का बैलेंस होगा और एक बैंक बैलेंस होगा। और बाकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, मैं यहां पे सिंपल रिसिप्ट्स लिखूंगा, फॉर्मेट में आगे बता दूंगा किस तरह के रिसिप्ट्स। बाकी जो भी कैश आया या चेक की फॉर्म में आया वो सारा इसी के अंदर लिखना है। और इस तरफ आपने पेमेंट्स लिख देनी है, जितनी भी पेमेंट किसी भी फॉर्म में पेमेंट हो वो आपने यहां पर लिख देनी है। इसकी डिटेल आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो जितनी भी रिसिप्ट्स और पेमेंट है, चाहे वो, हाँ एक चीज, ओपनिंग बैलेंस शुरू होता है इसका कैश और बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग भी हमारा जो बैलेंस रहता है वो भी किसका रहेगा? कैश और बैंक का। बोले तो जितनी हमने रिसिप्ट्स की उसमें से जितनी पेमेंट की, रिसिप्ट्स में से पेमेंट निकालने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो आपका कौन सा बैलेंस होगा? कैश का या बैंक बैलेंस होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट नोट करो, आउटस्टैंडिंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखिए मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब रिसिप्ट किस में होगी भैया? या तो कैश में होगी या तो चेक से होगी। पेमेंट किस से होगी? या तो कैश से होगी या तो चेक से होगी। तो इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी आउटस्टैंडिंग आइटम्स हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि वो तो कैश में होती नहीं, नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको दूसरा क्या चीज याद रखनी है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन या बाकी कोई नॉन कैश आइटम्स हैं, एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा आगे पढ़ते हैं। दिस अकाउंट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, चलिए जी। दिस अकाउंट लिखा है, दिस अकाउंट कंसीडर बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई इसके अंदर दोनों तरह के रिसिप्ट्स आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स भी और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी। अब कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, ऐसी कोई रिसिप्ट जो कभी कभार हो, नॉन रेकरिंग नेचर की हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई ज़मीन बेची, सेल ऑफ लैंड, तो वो सेल ऑफ लैंड भी इसके अंदर आएगी, ठीक है। इसी तरह कोई रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कोई रेकरिंग नेचर का, कोई शो किया था, वहाँ से जो आपको जो भी लोग शो देखने आए होंगे वहाँ से जो फीस आई होगी, ठीक है। तो जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी जो रेकरिंग नेचर की है, जो लगातार होती रहती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में भेदभाव नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं करता। रिसिप्ट चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, दोनों की दोनों यहां पे हम दिखाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स भी दिखा देते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी इसके अंदर दिखा देते हैं, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। आगे लिखा था कैश एंड पॉजिटिव बैंक बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। कैश और जो पॉजिटिव बैंक बैलेंस है, जैसे मैंने कहा कि जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, सामने तो नहीं आ रहा, मैं नहीं, ठीक है। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो इसने कहा जो भी पॉजिटिव बैंक बैलेंस है यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसने कहा द कैश एंड पॉजिटिव बैंक बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड एज क्लोजिंग बैलेंस, नेगेटिव बैंक बैलेंस हाउएवर शोन इन द डेबिट साइड। चलिए इसको मैं पूरे फॉर्मेट के साथ ही दिखाता हूं आपको, एक बार फॉर्मेट दिखाता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। जितनी रिसिप्ट्स आपने इस तरफ लिखनी है, स्टार्टिंग हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बाकी जितनी रिसिप्ट्स हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को नेक्स्ट वीडियो में। लीगेसीज, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये सारी हमने जितनी भी रिसिप्ट्स हमने कमाई है वो सारी हमने इस तरफ लिख देनी है, ठीक है। और इस तरफ जितनी पेमेंट्स की हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट की, लाइब्रेरी बुक्स रिपेयर की, प्राइस पेड किया, सैलरी एंड वेजेस, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, फाइनली हमने क्या करना है? टोटल करना है। अगर इस साइड का टोटल बड़ा है, अगर इस साइड का टोटल बड़ा है, मान लो ये टोटल आपका आ गया 5 लाख, ठीक है, और इस साइड का टोटल है 4 लाख, तो हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो है वो बच जाएगा कितना? 1 लाख। मान लो दोनों का मिक्स मिला के बता रहा हूं कि 1 लाख बच गया। तो हमारा अगर डेबिट साइड बड़ी है, अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है तो वो हमारा होगा पॉजिटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट साइड का बड़ा होना मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ये साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस मतलब
पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है, यानी हमारे पास रिसिप्ट्स हैं 5 लाख की, हमने खर्चा किया 4 लाख, तो 1 लाख बच गया, तो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन ये कहां शो होगा? क्रेडिट साइड में शो होगा। हमेशा याद रखना उल्टा होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया डेबिट साइड का बड़ा होना। तो अगर डेबिट बैलेंस है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, इसको शो कहां करना हमें क्रेडिट साइड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल याद रखो, जो साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस बोला जाता है, नंबर 1। और वो बैलेंस हमेशा उल्टी साइड में आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड बड़ी है तो बोला जाएगा डेबिट बैलेंस, लेकिन वो डेबिट का जो बैलेंस है वो कहां दिखेगा आपको? क्रेडिट साइड में। तो अगर वो साइड बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस, ये मैंने लिख दिया है। और अगर ये साइड बड़ी है, यानी पेमेंट्स मान लो 5 लाख है, रिसिप्ट 4 लाख है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस। क्या बोलेंगे? नेगेटिव बैलेंस। तो मतलब डेबिट बैलेंस जो है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का वो पॉजिटिव होता है, यानी अगर डेबिट साइड बड़ी है तो पॉजिटिव। और जो क्रेडिट बैलेंस है वो कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? नेगेटिव। चलिए जी, ये फॉर्मेट अभी मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन है उसमें क्लियर करूंगा। जस्ट एक पॉइंट समझाने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया। आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, तो यही लिखा था इसके अंदर। क्या लिखा था? एक बार फिर से रीड कर ले। द कैश एंड पॉजिटिव बैंक बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। जो पॉजिटिव बैंक बैलेंस हमने कहां दिखाया था? क्रेडिट साइड में दिखाया था। और नेगेटिव जो बैलेंस है वो हमने कहां दिखाया था? डेबिट साइड में दिखाया था। अगर अभी भी दिक्कत है तो थोड़ा सा 10 सेकेंड पीछे चले जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पॉजिटिव बैलेंस कहां दिखाया जाता है और नेगेटिव बैलेंस कहां दिखाया जाता है। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ज्यादातर इसमें से निकलेंगे आपके। पहला फीचर रियल अकाउंट है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, कैश एसेट है, तो एक रियल अकाउंट है। आर रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड। जितनी रिसिप्ट्स हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जितनी पेमेंट्स है हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। ये भी आपको याद रखना है। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। तो जैसे मैंने आपको बना के दिया था आज, कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो स्टार्ट कहां से होता है? ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। एक बैलेंस आपको कैश का हो सकता है, एक आपका बैंक बैलेंस हो सकता है। तो इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड भी कैसे करेंगे? इस तरफ एंड करते हैं। तो एंड भी कैसे होता है? बैलेंस कैरी डाउन। एक आपका कैश का बैलेंस होगा और एक आपका बैंक का बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग बैलेंस एंड होता है। ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सो इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू इज नॉट मेड व्हाइल रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन ऑन इट। तो ये मैंने पहले बता दिया कि कैपिटल और रेवेन्यू में ये डिफरेंशिएट नहीं करता। चाहे आपके पास रिसिप्ट कैपिटल की है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट है, दोनों की दोनों रिकॉर्ड होंगी। चाहे कैपिटल पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है, दोनों की दोनों ही रिकॉर्ड होंगी। All actual receipts and actual payments, whether related to past, present or future accounting, are recorded in this account. जितनी भी रिसिप्ट्स हैं और जितनी भी एक्चुअल में पेमेंट है वो सारी की सारी कहाँ, वो चाहे पिछले साल की हो, अब की हो या फ्यूचर की हो, मैटर नहीं करता भाई। आपके पास जो रिसिप्ट आई है पिछले साल की है, इस साल की है, अभी की है या अगले साल की है, ये मैटर नहीं करता। सारी की सारी आपको रिकॉर्ड करनी है, डिफरेंशिएट नहीं करना। सो ऑल एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल पेमेंट वेदर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, वो सारी की सारी इसी अकाउंट के अंदर लिखी जाएंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें कमियां क्या हैं? पहली कमी क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। भाई कैश बेसिस पे बनाते हैं, यानी जो कैश रिसिप्ट आई उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश पेमेंट हुई उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करता। ये इसकी पहली खामी है। दूसरी, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ द करंट ईयर but also the past and future expense and incomes received and paid during the current year also recorded। मतलब इसमें एक कमी ये भी है भाई कि ये सिर्फ इस साल की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करता, ये पिछले साल के भी करता है, इस साल की भी करता है, अगले साल की भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये मुश्किल हो जाता है निकालना कि इस साल में हमें कितना कैश आया, क्योंकि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि ये कैश जो हमें रिसीव हुई पिछले साल की थी, इस साल की या अगले साल की है। तो ये भी एक कमी है कि अगर मुझे देखना है कि इस साल मुझे कितना कैश रिसीव हुआ, वो इससे हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन ए पर्टिकुलर ईयर।
कहता है ये जो भी रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हैं जो हमने इस साल में की सबको रिकॉर्ड करता है, यानी ये डिफरेंशिएट नहीं करता अनलेस जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इसमें हर तरह की रिसिप्ट चाहे वो कैपिटल हो रेवेन्यू हो, हर तरह की पेमेंट चाहे वो कैपिटल हो रेवेन्यू हो, रिकॉर्ड की जाती है। इट डज नॉट शो एनी सरप्लस, ये सरप्लस भी नहीं दिखाता। It is not a part of double entry system of bookkeeping. The posting is not done to the respective ledger account from this account. ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग है रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में नहीं की जाती। यानी जो भी हमें मान लो हमें कुछ हमने कोई पेमेंट की, हम पेमेंट को तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन उसकी पोस्टिंग उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके नहीं करेंगे। कोई रिसिप्ट है हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन उसकी पोस्टिंग उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके नहीं करेंगे, यानी उसकी लेजर नहीं बनाएंगे। सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे लगता है फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट है इसका, ये हमारी आ गई रिसिप्ट, ये हमारी आ गई पेमेंट, लेकिन ये जितनी भी रिसिप्ट्स हैं इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और जितनी पेमेंट है इनके बारे में भी। तो अभी जो ये फॉर्मेट है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज, आप इसको रीड कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो समझ लो और इस फॉर्मेट को पढ़ लो। अब फॉर्मेट को पढ़ने का क्या फायदा है, कई बार एग्जाम में ना क्वेश्चन एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो डोनेशन है तो डोनेशन हम कहाँ दिखाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार फॉर्मेट को नजर आपने मार लेनी है, आपको इतना पता करना है कि रिसिप्ट है या पेमेंट। रिसिप्ट है तो पता है डेबिट साइड में, पेमेंट है तो पता है क्रेडिट साइड में। तो ये फॉर्मेट मैं आपको अपनी जो टेलीग्राम चैनल है किरन्स कॉमर्स जोन के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें ये जो आज का मैंने डिस्कस किया टॉपिक, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना, आपके आगे काम आ जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने आपको लिखवाए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, एक एक जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसी टॉपिक में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है, वो भी हमें करना है। तो आज के लिए इतना, लेकिन बहुत जल्द टेस्ट सीरीज़ जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।